हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10 में आए हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो क्लास 10 में आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ आप एंड तक देखिए। आई थिंक ये वीडियो 40 मिनट्स तक जा सकती है, बट अगर मैं 40 मिनट्स निकाल के अपना आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी वीडियो, तभी बना रही हूँ। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन वीडियोस होने वाली है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आप क्लास 10 में आइए, ये 40 मिनट आपके 40 दिन बचा सकते हैं, है ना। 40 दिन क्यों? क्योंकि फिर एटलीस्ट 30 डेज तो पता लगने में लग जाता है ना कि कैसे कैसे करना है। तो प्लीज़ आप ये 40 मिनट की वीडियो पक्का पूरी देखिएगा। एंड आप मेरी ही वीडियो को देखिए। क्लास 10 मैंने अभी फ्रेशली ख़त्म किया, तो मुझे आइडिया है कि क्लास 10 में क्या गलती हो सकती है बच्चों द्वारा, या फिर आपको क्लास 10 में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं 95 से 97% तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने मार्क्स, जो काफ़ी डिसेंट मार्क्स है। आप मुझ पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। प्री बोर्ड से मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किए थे। एंड ये वीडियो आपके लिए, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ये 40 मिनट शायद आपकी पूरी क्लास 10 बदल दे और आप उतना स्कोर कर पाएँ जितना आपने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया होगा। एंड आई एश्योर यू दैट। तो मैं इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एकदम डिटेल्स में बात करूंगी। एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस दूंगी जो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, आपकी पूरी क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, एंड आई रियली वंडर वाई, एंड दैट्स मैथ्स, मैथमेटिक्स। देखो, मैथ्स में ना आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो या तो बेसिक। जिन बच्चों को डिफरेंस नहीं पता, अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो थोड़ा हाई डिफ़िकल्टी लेवल का आता है। बट बिलीव मी, मैंने ना पेपर देखा इस बार, दोनों स्टैंडर्ड का भी बेसिक का भी। मैंने तो स्टैंडर्ड लिया था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। बट ऐसा मत समझना कि बेसिक में एकदम ही ईजी आएगा, स्टैंडर्ड में एकदम ही हार्ड आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं ना तो आप क्लास 11-12 में मैथ्स ले सकते हैं। देखिए, मैं क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं लूँगी, बायो ले रही हूँ। बट तब भी स्टैंडर्ड मैंने लिया फॉर अ सेफर साइड। एंड स्टैंडर्ड जो है, आपको मैं बताती हूँ, आपको अगर आप मेरी तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको स्टैंडर्ड बेसिक से ज़्यादा इजी लगेगा। बहुत अजीब साउंड करने में लग रहा है, बट दैट्स ट्रू। एंड बेसिक में आप 11-12 में ऑफकोर्स आप मैथ्स नहीं ले सकते अगर ले रहे हैं तो। बट सी, मैं जो सजेशंस दूंगी वो मोस्टली स्टैंडर्ड, अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो आपके पे ज़्यादा एप्लीकेबल है। बट मैं बेसिक वालों के लिए भी कुछ बता ही दूंगी। देखिए, स्टैंडर्ड में ना मैथ्स में अगर आपको स्कोर करना है तो 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। मुझे लिटरली याद है, मैंने हाफ ईयरली तक तो इतना मैथ्स नहीं किया था, बट उसके बाद मैं लिटरली 12 बजे, 1 बजे, 2, इनफैक्ट 2:30 बजे तक मैंने मैथ्स किया है रात के। मतलब शांति में एकदम मैं इतना मैथ्स करा है, मैंने इतनी प्रैक्टिस किया ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ गया। जब मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊंगी विद साइंस, आपको समझ में आएगा कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका, सिर्फ आप उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो मैथ्स में आफ्टर सॉल्विंग एनसीईआरटी, ये बच्चों का ना, मतलब बच्चे बोल रहे हो, ये काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि मैथ्स में ना हमें क्या सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करनी चाहिए क्या। मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है। आई नो आपने सबसे सुना होगा कि एनसीईआरटी तो इनफ है, एनसीईआरटी इनफ है। नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी से बाहर से तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल अप जरूर आएगा। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एनसीईआरटी में कुछ ही क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे ज़्यादा, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करूंगी। बट उससे पहले आपने पहले एनसीईआरटी सॉल्व की, उसके बाद आती है बाकी चीज़ें, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद सबसे पहली बुक जो आपको करनी चाहिए, इनफैक्ट जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ ये वाली बुक कर दो आप, एग्जाम्पलर। एंड बच्चे एग्जाम्पलर नहीं करते, वो डायरेक्ट आर.डी. शर्मा कर रहे होते। एग्जाम्पलर से आते हैं क्वेश्चन, एक्चुअल जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसको इजी मत समझेगा। देखिए, मुझे ना मैथ्स में ज्योमेट्री इतनी अच्छी लगती नहीं है। एंड मेरे जितने भी स्कोर जब भी कटते हैं ना, सिर्फ ज्योमेट्री में ही कटता है। तो मुझे तो ज्योमेट्री इसकी काफ़ी डिफिकल्ट लगी। एंड आई थिंक आई रियली सजेस्ट दिस बुक। एंड ये तो स्कूल वाले भी करवाते हैं, बट इसके बाद क्या, देखिए उसके बाद ना आप आर.डी. शर्मा कीजिए। अरे आर.डी. शर्मा तो इतनी मोटी बुक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है, आर.डी. शर्मा क्यों करे, सिर्फ बहाने मारे थे ना, मैंने भी मारे थे। देखिए, आर.डी. शर्मा ना काफ़ी मोटी बुक है, आई एग्री। बट उसमें ना आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके सिर्फ एग्जाम्पल्स कीजिए, एक्सरसाइज मत कीजिए। एग्जाम्पल, उसके आंसर भी दिया होता है, एग्जाम्पल कीजिए, आंसर छुपाइए, एग्जाम्पल कीजिए। देखिए, वो कुछ चैप्टर्स के लिए। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं, आपको ऐसा लगता है, जो फिर मुझे नहीं लगता ये एक वैलिड रीज़न है, टाइम बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत फ्री, मैंने बहुत काम किया क्लास 10 में, ठीक है। कॉम्पिटिशन में भी गई हूँ मैं, तो टाइम तो बहुत मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन देखिए,
RD शर्मा की आपको हर एक क्वेश्चन करना है। देखो अगर आपको जेई वगैरह तो देना है, नहीं देना आपको तो फिर आप सिर्फ एग्जाम्पल्स कीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, स्पेशली बेसिक वाले भी कर सकते हैं तो आपके तो और अच्छे स्कोर्स आएंगे, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए तो मुझे लगता है मस्ट है, क्योंकि उसमें ना आपको क्वेश्चंस की बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एंड जब आप मैथ्स ले रहे हैं ना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैथ्स में RD शर्मा सॉल्व करना मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। RD शर्मा का ना डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था हमारा, तो आप बता दो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एंड मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री तो हर एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व किया हुआ है उसका RD शर्मा का, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का ना NCERT में एवरीथिंग इज फाइन, बट उस चैप्टर का लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना, आइडेंटिटीज वाली प्रूव करने वाली, वो मुझे भी डिफिकल्ट लगी थी। पता है क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना मैंने खुद से पढ़ी थी। शोभित निर्वाण भैया जो है, आई रियली सजेस्ट हिम, उसकी आप वीडियोस देख लीजिए सारी मैथ्स की, रियली सजेस्ट करती हूँ मैं उन्हें। एंड मैंने ट्रिग्नोमेट्री की भी उनसे सीखी थी, मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री के, बट मुझे आइडेंटिटीज़ वाली चीज़ें ना इतने अच्छे से नहीं आई थी। फिर मैंने स्कूल में, मैंने बहुत पहले कर लिया था वो, फिर स्कूल में करवाया गया, लाइक ओके, बट जब तक तुम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मुझे साल के एंड में उस आइडेंटिटीज में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं बोली तुम किसी भी टाइप का दे दो, क्लास 10 के लेवल का ऑफकोर्स मैं कर लूँगी। तो क्योंकि मैंने RD शर्मा के सारे क्वेश्चंस किए थे आइडेंटिटीज वाले, फिर ना आपको ना पैटर्न पता चल जाता है, अच्छा आपको ना आइडिया लग जाता है इस टाइप के, ऐसे ही पैटर्न ही आ जाएगा ना, आप जितने सारे क्वेश्चन करोगे समझ में। मुझे भी आ गया था अब, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, आपको खुद सॉल्व करके खुद निकालना पड़ेगा, वो आपको खुद समझ में आता है। एंड उसके बाद RD शर्मा सॉल्व किया। देखो RD शर्मा में भी ना जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर आई फील वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आई थिंक RD शर्मा सॉल्व करने से आप बोर्ड्स के साथ वो बिल्कुल रिलेशन नहीं रखता है, मुझे ऐसा लगता है। बट उसके लिए फिर अगेन एक और बुक, ओके हाँ बहुत सारी बुक्स बोल रही हूँ ना मैं, आई रियली नो, मैं बहुत ये चीज़ मानती हूँ कि आपको ना बहुत सारी बुक लेके फिर उसमें हर एक बुक से अलग अलग चीज़ें करके नहीं, आप एक बुक लो उसको इम्पॉर्टेंट मानो। ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट मैथ्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए ना उतनी कम है। और जब मैंने सारे बुक्स, जितनी भी मैंने आपको बुक बोली ना, मैंने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इन बुक्स का किया हुआ है। तो मतलब मुझे अगर मेरे पास टाइम था, मैं तो बहुत मस्ती भी की क्लास 10 में, है ना, तो अगर मेरे पास टाइम था मैं तो भाई गोवा घूमी हूँ प्री बोर्ड से पहले, ठीक है। तो फिर आप भी कर सकते हो। हाँ, ये ओसवाल की बुक्स है, पर आप इसे हाथ मत लगाइएगा, आपसे वैसे छूना स्टार्ट कीजिएगा आपके प्री बोर्ड के बाद। देखिए हमारा जनवरी 10 में सारे प्री बोर्ड सब खत्म हो गया हमारा, उसके बाद हम घर पे पढ़े थे एकदम फ्री। तो उस वक्त मैंने ना ओसवाल किया था, मॉक टेस्ट दिए थे, एंड मैथ्स के लिए तो वो इम्पॉर्टेंट है, स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो हाँ, तो मैं बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ओसवाल की बुक आप कीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है ना, इसमें एक्चुअली आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सैम्पल पेपर्स कीजिए, आपको आइडिया लगेगा CBSE किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, इसी साल के आप क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी यूजफुल होगा, है ना। तो ये मेरी सजेशंस थी मैथ्स के लिए। बेसिकली एक शब्द में अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूँ तो वो प्रैक्टिस होगा। उसके बाद आता है सोशल SST। अब आप किसी भी इंसान से सजेशंस ले लीजिए SST के बारे में, मैं आपको लिख कर देती हूँ, मुझसे अच्छा नहीं दे पाएगा कोई, बिकॉज देखिए मेरा ना स्कोर सोचने में बहुत अच्छा रहा पूरे क्लास 10th में। लाइक मेरे प्री बोर्ड्स 1 में पूरे सेक्शंस में हाईएस्ट आए थे, विच वॉज 79 आउट ऑफ 80 बाय द वे, मैथ्स SST में। एंड SST इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, वन ऑफ माई इंटरेस्ट, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। तो सोशल में इनफैक्ट मैं बोर्ड्स में सोशल में 100 और 100 भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस बार मामला क्या हुआ। इस बार बच्चों का ना सोशल का एग्ज़ाम इतना अच्छा गया नहीं। उसका रीज़न बताओ, उसका रीज़न ये नहीं था कि उन्होंने कम याद किया था या फिर उस सब्जेक्ट में कम मेहनत की थी, शायद की होगी, बट इसका मेन रीज़न तो यही है क्योंकि इस बार क्वेश्चंस थोड़ा रट्टाफिकेशन के नहीं आए, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आए। एंड बच्चे ये सोशल में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। देखिए SST में ना पर्सनली मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं थी। SST में आप रेफरेंस बुक मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, प्लीज़ मत लीजिए। आप सिर्फ वो जो 4 किताबें हैं ना NCERT की, इट्स सफिशिएंट, वो ही 4 किताबें होनी चाहिए आपके पास, एक किताब एक्स्ट्रा नहीं रखनी है आपको, ठीक है। इनफैक्ट प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी यूज़ सैम्पल पेपर्स, आप स्कूल में वगैरह जो क्वेश्चंस देते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उस 4 किताबों के अलावा कुछ खरीदे मत। देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रही आपके पैसे वेस्ट होंगे या फिर नहीं, बट आपका ध्यान जो है भटकेगा,
उस 4 किताबों में से ही चीज़ें आएंगी, घुमा फिरा के भी नहीं। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उन 4 ही किताबों से, 100% चीज़ें एनसीईआरटी से ही आती है। बट अगर आपको मैं बोलती हूँ एक्स्ट्रा किताब लेने के लिए, तो वो प्रैक्टिस के लिए होती है, जिसमें सोशल में ना आपको दूसरी किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको करना है, आपको 4 किताबें जिन बच्चों ने ना बहुत सारी किताबें ले रखी थी सोशल में, उनके नहीं आते नंबर, ठीक है। जिन बच्चों ने सिर्फ 4 एनसीईआरटी पढ़ी ना, उनके नंबर आता है, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मतलब मेरे बाकी दोस्त जो भी हैं, तो उनके उनका अनुभव भी मैं आपको बता रही हूँ। यही चीज़ है, आप एनसीईआरटी पे ही निर्भर रहिए, मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ ये चीज़। एंड एनसीईआरटी की हर एक लाइन विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बायोलॉजी, बेसिकली पूरी साइंस, इवन केमिस्ट्री, स्पेशली बायो, ठीक है। बट अभी मैं सोशल की बात करूँ, तभी हम सिर्फ सोशल स्टडीज़ की ही बात करेंगे, ठीक है। तो एसएससी में आपको क्या करना है, देखो मैं साउथ में रहती हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने ऐसा कल्चर देखा कि मुश्किल से 1 आध ही बच्चे होते हैं, हालांकि मैं उन 1 आध ही बच्चों से भी नहीं मिली अभी तक, जो यहाँ पर आर्ट्स ले रहे होते हैं 11th-12th में। तो उनका ना ऐसा थोड़ा होता है कि पढ़ लेंगे एग्जाम के 1-2 दिन पहले, बट 5 सब्जेक्ट को ना इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, इवन इंग्लिश, हिंदी, क्योंकि यार मार्क्स तो जो आपके फाइनल परसेंटेज तो इन 5 सब्जेक्ट, इनफैक्ट चलो एआई भी ले लिया, इनसे बन के एआई या फिर आपका जो भी कंप्यूटर आईटी वगैरह हो, जो भी आपने 6 सब्जेक्ट लिया हो, इनसे ही बनेगी ना मिलके। तो सारे सब्जेक्ट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देख सकते हैं जिन सब्जेक्ट में आप वीक हैं, बट सारे सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट आपको मिनिमम तो एक सेम टाइम देना चाहिए, इंक्लूडिंग सोशल में। अब सोशल के भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर 4 डोमेन्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में लोगों को लगता है कि आपको बहुत बहुत याद करना है, विच इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली याद करना है, आई एग्री, पर उतना याद नहीं करना जितना लोगों को लगता है उन्हें याद करना है। एंड देखो हिस्ट्री, क्लास 10 की हिस्ट्री की बात करूँगी मैं सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लास 10 की जो हिस्ट्री है ना, उसमें जो पहले के जो चैप्टर्स हैं, भाई नेशनलिज्म वाले, वो तो स्टोरी है ना, एज अ स्टोरी याद करो। और जो लास्ट का प्रिंट कल्चर वगैरह, वो तो ईजी चैप्टर्स हैं। ओके, बहुत बच्चों को इजी नहीं लग रहे होंगे, बट शायद मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लिटरली पहला चैप्टर था। हमें पहले प्रिंट कल्चर करवाया गया था, 5th लास्ट चैप्टर, उसके बाद हम शुरू से करने स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर तो इसलिए सारे मतलब जितने बच्चे हैं मेरे पूरे क्लास 10 में, उन सबको इजी लग रहा है क्योंकि वो सबसे पहले होगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पहले मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है बाय द वे, वो पहले जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसको तो इतना बढ़िया तरीके से करेंगे ना, पूछो मत। एंड बाय द वे उससे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, एंड लास्ट तक आते हैं ना, फिर मिड में जो चैप्टर्स होते हैं ना, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन चैप्टर्स को ठीक से करते ही नहीं है। अब आप मुझे बात बताइए क्या बात हुई है ना। तो आपको सारे देखो हिस्ट्री में ना, देखो मैंने ना सोशल में कोई भी यूट्यूब चैनल का सहारा नहीं लिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ, बिकॉज मुझे यूपीएससी सीएससी देना है, तो फॉर दैट मैंने कुछ अनअकैडमिया वगैरह जो भी ऐसे चैनल्स होते हैं जो आपको क्लास 10th के रेफरेंस से थोड़ा हायर लेवल पढ़ाते हैं, उन सब की वीडियोस देखिए, बट वो एक्चुअल आपके यूज़ के लिए नहीं है, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने दिगराज सिंह राजपूत की जो वीडियो है, सर की जो वीडियो है, वो मैंने 7th 8th में देखी थी, उसके बाद मैंने देखी नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट मैंने लास्ट मोमेंट पे ना उनके कुछ टेस्ट सीरीज देखे थे, मुझे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। एंड जो सर पढ़ाते हैं ना, मैंने लाइक कुछ तो वीडियोस देखी है, तो वो सर ना काफ़ी डिटेल से पढ़ाते हैं। एंड अगर आप सोशल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई रियली रिकमेंडेड चैनल। उसके अलावा शुभम पाठक मैम है, हिस्ट्री के लिए आई रिकमेंड हर चैनल, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी में आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। मैप पॉइंटिंग की प्रैक्टिस आप बहुत कीजिए, जितनी कर सकते हैं ना। मैंने तो न्यूमोनिक्स के साथ याद किया था, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत एप्लीकेबल है न्यूमोनिक्स, शायद आपके लिए भी हुआ। और न्यूमोनिक्स किसी और के मत यूज़ कीजिएगा, खुद बना के यूज़ कीजिएगा, याद रहेंगे। कुछ बच्चों को न्यूमोनिक्स याद रह जाते हैं, आंसर याद नहीं रहते, तो उन बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी आप न्यूमोनिक्स यूज़ करें, बट मुझे याद रह जाता है तो मैं तो न्यूमोनिक्स ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ज्योग्राफी में ना आप जब याद कर रहे हैं चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सॉइल यहाँ पर, ये वाला क्रॉप यहाँ पर, तो आप देखिए जब मैं ये बोल रही हूँ ना ये वाला क्रॉप यहाँ पर, ये चीज़ ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बट आप ये देखिए, ओके, सो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस कि जो राइस है सबसे ज़्यादा जहाँ पाया जाता है, उस सॉइल को मार्क कीजिए,
अब वो सॉइल वाली चीज़ तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी और आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सोशल में ना कनेक्ट कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स में कनेक्ट करना होता है, इंग्लिश में भी कनेक्ट करना होता है, ठीक है। इंग्लिश और सोशल में सबसे ज़्यादा कनेक्ट करना है आपको, आई बिलीव, ठीक है। उसके अलावा सिविक्स तो मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, एंड आई ऑल्सो शो यू माई नोट्स, ओके, आई जस्ट टॉक अबाउट नोट्स लेटर, बट मुझे तो मतलब इतनी प्यारी लगती है ना सिविक्स, तो मैं क्या बताऊँ। तो देखो, ये तो मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, तो मुझे तो इंटरेस्ट आता है। जिन बच्चों को सोशल में इंटरेस्ट नहीं आता, थोड़ी तो हसल करना पड़ेगा ना। एंड इकोनॉमिक्स अगेन वेरी इजी, बट आई बिलीव इकोनॉमिक्स में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको जैसे अलग से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है। मैंने भी नहीं किया, आया भी नहीं, ठीक है। तो वो आपको बाई प्रैक्टिस या अपने से याद हो जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि जब वही कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, और वही बार बार अब हर एग्जाम में रिपीट हो रहे होता है, इतना तो खुद ही याद हो जाता है, फिर इतना लिख के इतना एक ही क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं आप तो। पर उसके अलावा इकोनॉमिक्स में ना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो मतलब, हालांकि मैं कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पे बहुत डिटेल्स में बात करूंगी जब मैं ऑल सब्जेक्ट्स का एक साथ आपको सजेशंस दूंगी। बट अगर सपोज इकोनॉमिक्स में, अभी तो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लिया होगा सेकंड चैप्टर, बट अगर कोई आपसे पूछता है ना कि हाउसवाइफ कौन से सेक्टर में आती है, एंड यू से मैम टर्शरी सेक्टर में आती है, या है ना सर्विस सेक्टर में आती है, तो भाई इसका मतलब तो यही है ना आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, क्योंकि वो तो किसी सेक्टर में नहीं आती है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। ये चीज़ सोशल के लिए बहुत बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, एंड आई लव सोशल। सो मेरे लिए तो काफ़ी ईजी रहता है पर्सनली, बट कुछ बच्चों को सोशल से बोरियत हो सकती है, उन्हें थोड़ा हासिल करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फिर सोशल में, एंड थोड़ा समझने के लिए सोशल को कनेक्ट करके देखो, बहुत मजा आएगा, आई बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मुझे आप लोगों को अपने नोट्स दिखाने थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे क्लास 9 का भी मिल गया। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ, सीरियसली, मतलब बहुत ओवर ही है मेरा कॉन्फिडेंस इन अ पॉजिटिव, खैर, कि इसके अलावा से कुछ भी चीज़ नहीं आएगी, इतना। देन वी हैव दिस। तो मैंने इसके तो हालांकि प्रिंट कर सकती, मेरी दूसरी कॉपी में है, मुझे वो कॉपी तो नहीं मिली, बट आई स्टार्टेड मेकिंग दिस। कभी बीच में मत छोड़ता, मैंने बीच में नहीं छोड़े, दूसरी नोटबुक में, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर। एंड हाँ, तो मैं बेसिकली, मुझे क्लास 9 के मिले, क्लास 10 के पता नहीं क्यों नहीं मिले मुझे, बट क्लास 9 के जो ये है ना, इस पर मैं इतना कॉन्फिडेंस देती हूँ ना कि इससे आप ना कुछ भी पूछ लो। आई टेल यू वन स्टोरी, यू विल रियली लाइक इट। आई थिंक यही चैप्टर था, नहीं, इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर था, आई बिलीव, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने बुक पढ़ी नहीं है, मैंने अपने नोट्स पढ़े हैं। मेरे नोट्स काफ़ी लंबे होते हैं जो नहीं होने चाहिए, बट बहुत बहुत बढ़िया होते हैं, एज यू कैन सी। ये तो हालांकि मैंने स्टार्ट ही किए थे ना। तो बेसिकली एक चैप्टर था जिसमें हम 2005 का एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था महात्मा गांधी जी का, तो बेसिकली नाम था महात्मा गांधी जी का उसमें। तो उसका एक क्वेश्चन आया था, मुझे मार्क्स नहीं मिले बिकॉज किसी भी बच्चे ने वो वाला आंसर नहीं लिखा जो पॉइंट मैंने लिखा, ठीक है, पॉइंट नॉट द आंसर बट पॉइंट। तो सर ने बोला क्योंकि ये बच्चे किसी ने नहीं लिखा, तो उनको थोड़ा एक शायद कॉपी से रेफरेंस ले रहे होंगे, पर मैंने पता है कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी, मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी, मैंने इतने अच्छे से लिखा ना, उसे इतना डिटेल्स में था ना, वो उस पेज में आपको अच्छे से दिखेगा ही नहीं, बट वो मेरे नोट्स में था, इसलिए मुझे पता, इसलिए मुझे याद रहा, है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मुझे ऑफकोर्स बोलने में मार्क्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरी बुक है, मैंने बुक्स पे भी आसपास लिखा है, इनफैक्ट द एक्स्ट्रा नॉलेज वाले पार्ट, जैसे कि इंडिया एक ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरल है, एंड एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। वैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल ना हो, बट फॉर मी इट वॉज वेरी यूजफुल। मैं याद कैसे करती थी नोट्स में, मैं नोट्स बना के पढ़ती थी। पावर शेयरिंग के नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन जैसे अलग से यहाँ लिखे हैं कि जैसे कि मैंने सिर्फ अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं कि क्या अच्छे क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ये आया, ठीक है, देन वी हैव वाइज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है, इसका जैसे कि प्रूडेंशियल रीजंस अलग, मॉडल अलग। तो मैंने बेसिकली क्या किया था ना, देन वी हैव दिस, है ना, फिर पॉलिटिकल वाली पार्टीज का मैंने फिर बनाए हैं। तो इससे पता है क्या यूजफुल है, इससे सिर्फ ये यूज़ नहीं है कि आपके पास नोट्स हैं आप लास्ट मोमेंट पे याद करें, पर मैं लिटरली लिख के याद करती थी इन्हें। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है साइंस। देखिए क्लास 9 में मेरे साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इनफैक्ट बहुत गंदे मार्क्स आए थे, ठीक है। बट क्लास 7 में 10th में, मेरा भाई 7th में आया तो मेरा 7th में है, ठीक है, मैं 7th बोल रही हूँ, हालांकि 10th में। ओके, सो 10th में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हो गए साइंस में, एटलीस्ट मैं बताती हूँ क्यों। क्लास 8 तक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखे अपने कॉन्सेप्ट्स,
बट मैंने नोटिस किया उन्हीं बच्चों के मार्क्स आते हैं जो रट्टा मारते हैं। क्लास 9 में बोला मैं चेंज करके देखती हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ लड़की, क्लास 9 में चेंज किया मैंने, रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट, मार्क्स गिरा है। क्लास 10 में मैंने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, रट्टा मारने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एंड मेरे मार्क्स बढ़ गए। देखिए आई टेल यू, साइंस के बारे में ना तीनों सब्जेक्ट को डिफरेंटली मुझे आई थिंक बात करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी, बिकॉज उस पर मेरे पास एक्चुअली बोलने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए बायो में ना बच्चों के मार्क्स एक्चुअली जाते हैं। देखिए बायो में ना NCERT में चीज़ें लिखी रहती है, वो डायरेक्टली शायद नहीं लिखी रहती, तो सिर्फ एक लाइन में लिखा रहता है, उस एक लाइन का क्वेश्चन दे देता है। आप तो डीपली नहीं पढ़ते हैं, NCERT की हर एक लाइन पढ़नी है आपको, स्पेशली बायो के लिए। आपको पहले बता दूँ, इवन डायग्राम से अलग से क्वेश्चन, डायग्राम में कुछ चीज़ लेबलिंग की गई है, उस लेबलिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा ना, आप सर्च कीजिए, ठीक है। आप उस लेबलिंग जो लिखिए ना उसके बारे में लिखिए, इस पर आते हैं क्वेश्चन। ओके, तो उसके बाद NCERT की हर एक लाइन इन वेरी डिटेल्स करनी है आपको बायो के लिए, है ना। उस एक लाइन से क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वे जो आपकी आर्टरीज होती है वो थिक होती है कि वो थिन होती है, एंड क्यों होती है, ये आपको आंसर मिल जाएगा, वो एक ही लाइन में है, वो आपको लाइन ढूंढनी है। अब आप मेजर चीज़ें देखते हैं बायो में, मेन चीज़ें मतलब एकदम डिटेल्स में नहीं लेते, वो डिटेल्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बायो में ऐसा सजेस्ट बुक, इस बुक प्रदीप की बुक, ठीक है, प्रदीप की बायोलॉजी बुक। हालांकि मेरे पास इसकी फिजिक्स भी थी, इसकी केमिस्ट्री भी थी, बट आई डोंट सजेस्ट दोज बुक्स। आप सिर्फ प्रदीप की बायो लीजिएगा और कुछ मत लीजिएगा, ठीक है। मुझे रियली हेल्प किया इस बुक ने, काफ़ी हेल्प किया, एंड मुझे ना प्यार हो गया बायो से, बायो के इस चैप्टर से ना, बायो से। वेट अ सेकेंड, ओके, तो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था, तो मैंने इसको एक बुक से पढ़ा, मेरे को काफ़ी अच्छे से काफ़ी इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में पता चल गया। देखो प्रदीप में ना बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है, अगर आपको नीट वगैरह नहीं देना है मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें लिखी है वो हर उसके प्रदीप की चीज़ के अलग बाहर से कुछ नहीं आएगा, आई बिलीव, ठीक है। तो आप ये देखिएगा। उसके बाद बायो के बाद आता था केमिस्ट्री NCERT इज सफिशिएंट, केमिस्ट्री के लिए कोई किताब मत लीजिए, NCERT बहुत क्या। केमिस्ट्री में अगेन हर रिएक्शन के बारे में लिखिए, रिएक्शन को कम्प्लीटली लिखिए, वो बीच में आप वो बता देना स्टेट, उसका ग्राम, गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस, वो सब लिखना है, उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। और आपको ना डिटेल्स में पढ़ना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर ही था, उसमें था ना कि अगर ये कोई आपने पढ़ ही लिया होगा, केमिकल चेंज है, तो क्या आप कैसे समझेंगे केमिकल चेंज है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। मैंने क्या किया ना, जैसे चेंज इन कलर है तो उसके साइड में मैंने एक रिएक्शन लिख दी जो उसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन अलग से लिखा मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल डालना आपको उसके साथ, ठीक है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग वगैरह तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ओके। एंड आई टेल यू अ स्टोरी, बट उससे पहले मैं थोड़ा फिजिक्स बता दूँ। फिजिक्स भी देखो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया गया था हमारे यहाँ, एंड मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा, देखो पर मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया फिर वो, हालांकि वो स्टोरी मैं बताऊँगी आपको क्या थोड़ी देर बाद, बट उससे पहले आप जो है फिजिक्स के लिए HC वर्मा ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मुझे HC वर्मा की जो बुक है काफ़ी आसान लगी, बेसिक क्वेश्चन है इसमें, सीरियसली आई थिंक 11th-12th की डिफ़िकल्ट है, बट क्लास 9th-10th की इट्स वेरी सिंपल। आप इसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। NCERT के क्वेश्चंस जो है उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में उससे हार्ड नहीं आते हैं। फिजिक्स की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इज लाइक मैथ्स फॉर मी, बट जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है उसमें आपको विजुअलाइज करना है। मुझे लगता है ना पूरे क्लास 10 में सबसे ज़्यादा विजुअलाइज ना सिर्फ उसी चैप्टर में करना है आपको, वो बहुत बच्चों को हार्ड लगता है वो चैप्टर, हालांकि वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उसको विजुअलाइज करके देखिए। एंड मैं आपको एक स्टोरी बता रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा हमने पहले स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी में ना क्योंकि मुझे ना डिफ़िकल्ट लगा, पता नहीं क्यों शुरू में, फिर मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस की ना मेरा फेवरेट बन गया। एंड ऐसा होता है, जैसे मैं आपको मैथ्स में बोला आइडेंटिटीज डिफ़िकल्ट लगी, प्रैक्टिस किया इतना मेरा फेवरेट बन गया। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं रहती थी कि उन चैप्टर्स से कि मुझे वो मेरे फेवरेट होंगे, वो ही फेवरेट बने, क्योंकि प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से प्यारा लगता है वो चैप्टर।
मुझे ना मेरे 2 फेवरेट चैप्टर्स हैं पूरे क्लास 10th की साइंस में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड देखिए जब लाइट और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा था हमारे दोनों चैप्टर, बिकॉज केमिस्ट्री के अलग क्लासेस, फिजिक्स के अलग क्लासेस, तब मैं वाराणसी गई थी फॉर इंटर DPS कॉम्पिटिशन्स। एंड उसके साथ ही साथ उसके उसका पोस्ट डिप्रेशन प्री प्रैक्टिस है ना, तो उस चीज़ के लिए मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई। तो बीच का पार्ट चल रहा था उस चैप्टर का, तो मुझे समझ में नहीं आया, कोप अप नहीं कर पाई, चैप्टर खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की, कार्बन एंड कंपाउंड मुझे इतना डिफिकल्ट लगता है, मैंने कि चैप्टर कैसे होगा, और तो अजीब अजीब चीज़ है, कैसे फॉर्मूला क्या है ना। तो मेरा वो फेवरेट बन गया, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, देखो लाइट तो चैप्टर तो ईजी है, उसको तो मैं क्या ही बोलूँ, बट अगेन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए फर्स्ट। बट हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखोगे ना आप लोग, देखिए केमिस्ट्री के लिए आई सजेस्ट फिज़िक्स वाला। केमिस्ट्री के लिए मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है, अलक पांडे सर की ही पुरानी वीडियो देखी थी। एंड इवन फॉर फिज़िक्स आई थिंक रक्षक सर है उनका नाम, तो उनके वीडियोज़ देखी थी मैंने इलेक्ट्रिसिटी की, एंड दैट रियली हेल्प मी। अभिषेक सर की मैंने वीडियो देखी थी लाइट चैप्टर के लिए, वेदांत में चैनल है उनका, ठीक है, तो आप प्लीज़ देख सकते हैं वो। ये मेरे कुछ सजेस्टेड यूट्यूब चैनल्स हैं। हालांकि मैं यूट्यूब देखिए, मैंने ना क्लास 10th में कोई ट्यूशन्स नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं पूरा यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट थी, तो मुझे पता है यूट्यूब में कौन कौन से अच्छे टीचर्स हैं, कैसे पढ़ाते हैं। हालांकि मुझे अपने पेस में पता है, आप सबका स्पेस और मेरा पेस है ना, स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एवरीथिंग सब डिफ़र कर सकता है। बट आपको कुछ ऐसे चैनल्स, ये जो सर है ना, तो आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या दैट वाज माय सजेशंस फॉर साइंस। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश कौन पढ़ता है, हिंदी लास्ट मोमेंट पे करेंगे ना एग्ज़ाम एक दिन पहले, और फिर जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो टॉप 5 गिनेंगे। हाँ देखिए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस को ना, इवन इफ़ यू आर टेकिंग AI, इट्स कंपलसरी कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ें। एंड अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, आज पता कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश में लिसन टू मी केयरफुल, इंग्लिश में 20 मार्क का कॉम्प्रीहेंशन आता है एंड 10 मार्क का ग्रामर आता है। एंड देन शायद मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हूँ, बट जस्ट इसके आसपास यही चीज़ है। हिंदी में 20 मार्क के कॉम्प्रीहेंशन आते हैं और 20 मार्क का आता है ग्रामर। चलिए इंग्लिश के बारे में बाद में बात करेंगे, हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखिए, हिंदी में 40 मार्क के MCQs हैं, 40 मार्क का राइटिंग है। 40 मार्क्स के MCQ में 20 मार्क का कॉम्प्रीहेंशन है। आपको अच्छा कितनी बुक्स पढ़ी है आपने, कितनी नॉवेल्स पढ़ी है? तो बहुत नॉवेल्स पढ़ी है, एक बार नाम बताना। 1000 स्प्लेंडेड सन्स, चेतन भगत की सारी किताबें पढ़ ली है मैंने शेरलॉक होम्स पढ़े हैं। हिंदी की कौन सी किताब पढ़ी है आपने? आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, रीड करनी नहीं आती, कॉम्प्रीहेंशन कैसे करेंगे आप लिमिटेड टाइम में, कैसे पढ़ेंगे? पहली बात तो देखिए, सजेशन, उस 15 मिनट में आप जल्दी से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने किया था ये, एक बार ऑफकोर्स एक बार थोड़ा पूरा पेपर देख के रिफ्रेश होकर जल्दी से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यूज़फुल होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तब भी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ना। हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए। 20 मार्क का ग्रामर होता है, कोई हलवा नहीं है, ठीक है, उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। उसके बाद हिंदी हम यहाँ छोड़ देते हैं, अब आते हैं हम इंग्लिश में। देखो, इंग्लिश को सुधारने के लिए ना न्यूज़पेपर्स पढ़िए काफ़ी अच्छे से। आई मीन न्यूज़पेपर पढ़ के शायद आपको बोलना ना आए, आपको लिखना ज़रूर बहुत अच्छे से आएगा। इंग्लिश मूवीज़ देख के मैंने देखी, इस बोलना तो आपको मूवीज़ वगैरह देख के ही, आपके जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको सुन के ही आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लिखना आने चाहिए इंग्लिश अच्छे से, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं तो डेली बेसिस पे पढ़ती थी, सो आई नो द इम्पॉर्टेंस। प्लस करंट अफेयर्स वगैरह आपको पता रहता है, पता रहने चाहिए। आप आंसर को डेकोरेट कैसे करेंगे अपना हिंदी इंग्लिश में, क्रिएटिवली कैसे लिखेंगे, आपको पता ही नहीं आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, आपको कोई कोड नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। सो इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन आंसर्स में ना, ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स, कनेक्ट आंसर्स। 6 मार्क का आंसर है ना, या फिर अगर आपका 3 मार्क का ही है, ट्राई टू कनेक्ट 2-3 चैप्टर्स। एंड 6 मार्क के क्वेश्चन आपको कोई डायरेक्ट तो आ नहीं रहा, आपने देखा ही होगा पेपर इस साल का, या फिर सैम्पल पेपर्स ही वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। लेटर में देखिए,
लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर तो आपको लिटरली हमारा तो ये था सीन भाई कि पूरा जो भी है मैम ने लिखा है अच्छी लैंग्वेज उसको याद कर लो, बस वो एक जो बॉक्स होता है उसको डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग लिखना है, बाकी तो वो सेम है। मैं लेटर टू एडिटर ज़्यादा प्रेफर करती थी बिकॉज देखो मुझे लगता था मैं अच्छे से लिख सकती हूँ। एंड लेटर टू एडिटर में ना वो लोग आपकी सिर्फ ग्रामर मिस्टेक्स में काटते हैं मार्क्स, ठीक है, वो आपकी नॉलेज पे नहीं काटेंगे कि इस बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेना चाह रहा है आपकी नॉलेज का नहीं। तो ये चिंता मत कीजिए कि ये कोई XYZ टॉपिक है, पॉल्यूशन है, मुझे नहीं आता इस पर इतना ज़्यादा लिखना, तो आप इस पर चिंता मत कीजिए, आपको बस अपनी लैंग्वेज दिखानी कि आता है हमको लिखना, ठीक है, वो और कुछ किसी चीज़ पे जज नहीं करेंगे। फॉर्मेट के इतने मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट पे बच्चे क्यों गलती करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम शायद राइटिंग में करते हो, तुम फॉर्मेट में कैसे कर सकते हो भाई, वो तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको याद ही होनी चाहिए, बचपन से कर रहे हैं। एंड फॉर्मेट के तो ऑफकोर्स डायरेक्ट सिंपल 2 मार्क्स हैं, तो फॉर्मेट तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। उसके अलावा राइटिंग वगैरह एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स देख लो, जैसे कि प्लंज्ड अप या फिर स्टीडी डिक्लाइन, ये हमारी मैम बोलती थी, ठीक है, या फिर कांस्टेंट ग्रोथ है ना, या फिर ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स डालने से इंग्लिश आपके जो पैराग्राफ होगा वो सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है, ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टाइटल वगैरह डालिए, ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, आपके टीचर्स बताते होंगे, आप मानते नहीं हैं, मानेंगे कैसे, आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है। क्लास में बिल्कुल ध्यान दीजिए, स्पेशली लैंग्वेजेस के केस में टीचर्स को बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें बताएंगे। तो या हिंदी में भी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी। हिंदी में हमारे बच्चों का क्या होता था ना, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स का, उनका पेपर ही ख़त्म नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? प्रैक्टिस ही नहीं की, लिखना ही नहीं आता। और लिख रहे हो ना, क्रिएटिवली लिखो, बहुत सारे कोड्स याद कर लो, कोड्स डाल दो भाई। देखो मैं तो एक्सटेम्पटेक था, तो मेरे को तो कोड्स याद थे, आप भी नहीं है याद तो बनाना सीख लो खुद से ऑन द स्पॉट। मैं भी बनाती थी, आप भी बनाना सीख लो। इवन इंग्लिश में भी कोड्स, इंग्लिश में तो खैर डालने से अच्छा ही होगा, प्लीज़ उसमें भी डालिए। मैं इतना नहीं डाल पाती थी, बट ट्राई मैं बेस्ट में डाल दूँ, ठीक है, तो वो भी डालिए इंग्लिश को, और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए। सो द लास्ट सब्जेक्ट है AI। प्लीज़ मत जाइए, मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छे से सजेशन दूँगी। अगर आपने AI ऑप्ट नहीं किया है फिर भी देखिए। पहली बात तो अगर आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप ऑप्ट कर सकें, ऑप्ट कीजिए, आंखें बंद करके मुझ पे विश्वास करके ऑप्ट कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए ऑप्ट। या फिर अगर आप 9th में आए हैं अभी, तब भी ऑप्ट कीजिए आप, ठीक है। सो AI या IT, देखो IT में तो मुझे इतना जानकारी नहीं, हालांकि अगर IT होता ना तो शायद मैं ऑप्ट नहीं करती, AI था तो मैंने ऑप्ट कर लिया। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं आपको बताती हूँ, मेरे क्लास 9 में हाफ ईयरली में आउट ऑफ 50 होता है हमारा, वीकली टेस्ट होते नहीं AI के, तो 50/50, फाइनल्स में 50/50, 10th के हाफ ईयरली में भी 50/50, प्री बोर्ड से 46/50। पता है क्यों गिरे? क्योंकि हमारे स्कूल में ना कौन सी किताब लगाई जाती है, टिप्स की कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताब है, बट एग्जाम में किससे पूछा जाता है, NCERT बुकलेट से। NCERT बुकलेट पढ़िए, कोई रेफरेंस बुक रख सकते हैं जो आपको स्कूल देता है, बिकॉज दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर नॉलेज कॉन्सेप्ट्स। देखो अगर आपने क्लास 9 की AI बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, क्लास 9 10 सेम है, लिटरली सेम है भाई, बस थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होगी, दूसरी है ना, बस लगभग सेम है। जो जो चैप्टर्स के नेम तो सेम है, वो तो 100% सेम ही है। इनफैक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पूरी ही सेम है, कुछ डिफरेंस ही डाला है ना। बस द ओनली थिंग इसके लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, एवेल्यूएशन वगैरह या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो थोड़ी नई चीज़ें हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो, है ना। इनफैक्ट हमारा कंप्यूटर विजन में ना हमें डाउट था कि क्या वो टॉपिक आ रहा है, क्या वो टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैंने पढ़ लिया था, मुझे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, है ना। तो प्लीज़ आप ये भी देख लीजिए, मुझे तो देखो इंटरेस्टिंग लगता था। मैं 1 हफ्ते पहले पढ़ती थी एग्ज़ाम्स के। अब ये मत कहना कि अरे हम भी 1 हफ्ते पहले पढ़ते हैं, हमारे तो नहीं आते मार्क्स, क्योंकि मैं क्लास में सुनती थी, फिर क्लास में भी सुना करो। दैट वॉज माई सजेशन फॉर AI। उसके बाद अभी एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वीडियो का, ओवरऑल सजेशंस क्या होंगे मेरे पूरे क्लास 10th के लिए। देखिए पहला सजेशन तो होगा नोट्स। क्लास में आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से बनाइए, ऐसे फालतू में नहीं कि घर जाके अच्छे से बना लेंगे। मेरे क्लास 10 के तो मेरे स्कूल के नोट्स है जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखो मैंने कैसे बनाया हुआ, अगर आप रोक के पढ़े ना, आपको फील होगी ये चीज़, ठीक है। मैंने कितने एरोज़ वगैरह ड्राइंग वगैरह की है, इससे ना आपको अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि आप देख लीजिए, एरोज़ के साथ लिखा है, एकदम बेसिक चीज़ें, एंड इसके बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो अब ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। जैसे कल्चरल फैक्टर्स अलग से नहीं दे रखे, बट मैंने खुद निकाल के डाले हैं इसमें, ये मैंने, और ऊपर से ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये चीज़ मैंने केवल और केवल, देखो हमारे स्कूल में ना एक वीडियो पे चला देते थे, उस वीडियो को देख के, एंड मैम तो रुकती नहीं है बीच में, तो मैं जल्दी करने के लिए आई यूज शॉर्ट फॉर्म्स इवन इन माई स्कूल कॉपी। किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस।
लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, सजेशंस फॉर क्लास 10 पूरा ओवरऑल। पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, एंड डिस्ट्रैक्शन से मैं मतलब सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली देखिए सोशल मीडिया पे तो मैं भी थी, बट आई दैट वाज अ मिस्टेक, नहीं रहना चाहिए, मत रहिए। एंड उसके बाद मुझे पता आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, बट मेरा फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा ये चीज़ का। उसके बाद कंसिस्टेंट रहिए। आपको हर दिन 8 घंटा 6 घंटा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप हर दिन अगर 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हर दिन पढ़ रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। कंसिस्टेंट नहीं रहे, कंसिस्टेंसी तोड़ दी, मार्क्स भी टूट जाएंगे आपके, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक पूरा चैनल पूरे क्लास 10 के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो शोभित निर्वाण भैया का होगा, एंड उसके साथ वो ये भी बताता है कि आंसर्स में कैसे लिखना है। कोई एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें पे ना, जैसे कि सोशल में अगर आप सोशल में जैसे पॉइंट वाइज आंसर लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा जो क्वेश्चन होगा उसका मतलब लिखेंगे ना। कोई जैसे क्वेश्चन है लाइक कुछ भी बेसिक सी चीज़ है कि राइट द डिफरेंस, वाई इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नॉट गुड फॉर इकोनॉमिकली, कुछ भी बेसिक कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट मत स्टार्ट कर दीजिएगा इकोनॉमिकली क्यों अच्छी नहीं है वो, ठीक है। पर आप पहले ये लिखिएगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, डेफिनेशन की पॉइंट 1 पॉइंट 2 इम्पोर्टेंस जानना चाहती हो उसकी। हमारे में ना आई कन्फेस, ओके, हमारे में क्वेश्चन आया था, खुद तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसके बाद एक लंबा था, ठीक है, 3 मार्क का था। आई थिंक फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का था, दूसरा पार्ट 2 पार्ट का था, लेकिन हाफ ईयरली की बात, आई डोंट रिमेंबर प्री बोर्ड की होगी, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। उसमें ना एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हु करके क्वेश्चन था, उसके बाद उसकी डेफिनेशन। अब मुझे हु का आता नहीं था, है ना, आंसर छोड़ के आना नहीं है, तो मैंने सेकेंड पार्ट को लिख लिया एंड थर्ड उसका लंबा वाला पार्ट पूरा लिख लिया। तो मैम पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस हो गई ना, उन्होंने नोट भेजा कि प्लीज़ इसे लिखो, पर उन्होंने उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स दे दिए, है ना। तो आपको टीचर को इम्प्रेस करना है, ठीक है, जो आगे मार्क्स चेक करेगी या करेगा, ठीक है। एंड ऑफकोर्स बोर्ड में तो आपको शक्ल वगैरह आप कैसे हुआ, पूरा साल आपने कैसे बिहेव किया है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको वो 3 घंटे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं टाइम के साथ, इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे रिलाई होना चाहिए, इस साल के पेपर्स, इस साल के मतलब बोर्ड एग्जाम पेपर, इस साल के सैम्पल पेपर, आपके जो आपके वाले साल में जो CBSE जो सैम्पल पेपर्स रिलीज़ करेगी वो उससे पहले के भी कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी आज कहते हैं आजकल क्या हो रहा है ना कि CBSE डाल रही है ना कि चलो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। पुराने जब पहले के टाइम पे कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट आप प्लीज़ फिर भी ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। बट हाँ, इस साल के पेपर्स, इस साल के सैम्पल पेपर्स, आपके साल के सैम्पल पेपर्स वेरी नेसेसरी, आपको आइडिया तो लगे कि CBSE किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाली है। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी। आई रियली सजेस्ट आप इसमें करें, प्री बाय यूज़ मैंने आपको बोल दिया यही जो करना है आपको, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद थोड़ा पागल नहीं होना है क्लास 10 में। बोर्ड देखो, बोर्ड्स का मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है। आप 9th तक अपने एग्ज़ाम दिया, वो उस टाइप का। बस 10th में क्या है ना कि आप दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। आपका स्कूल चेक बैक नहीं करेगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। सिलेबस क्लास 9 से बहुत ज़्यादा ईजी होगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, लव यू। एंड हाँ, वीडियो बंद करने से पहले लेट मी टेल यू, क्लास 10th में डिबेट्स में पार्टिसिपेट की, एक्सटेम्परेज में पार्टिसिपेट की, जितना कर सकूँ तो इतना पार्टिसिपेट किया ना, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अलग अलग शहरों में गई हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे ही आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए एंड बी हैप्पी, डिप्रेशन में मत जाइए। इनफैक्ट एग्ज़ाम के पहले ना, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमारे में तो 3 दिन का टाइम मिला, ठीक है। तो भाई तीनों दिन मैं लगातार 24 आवर्स भी नहीं पढ़ रही होती थी, मैं 5 घंटे पढ़ती थी, या तो 4 घंटे बस, ठीक है। मतलब बहुत है ये भी 4 घंटे, बट ना एग्ज़ाम की पहले की बात चल रही है ना, तो ऐसे पागल नहीं होना है क्लास 10 के नाम पे। खेलो कूदो, मज़े करो। फिजिकल फिटनेस अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा नहीं खाएंगे, स्पेशली फिजिकल फिटनेस अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको दिमाग भी काम करेगा, आई श्योर यू दैट। एंड मैथ्स में जैसे सिली मिस्टेक से बचने के लिए प्रैक्टिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करती आई हूँ, करती रहूँगी आई गेस, ठीक है। तो मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूँ ये चीज़ नहीं जाएगी, पता नहीं क्यों भूली जाती है मेरी, बट जो भी है प्रैक्टिस हार्ड, लव योरसेल्फ एंड बोर्ड्स एक एग्ज़ाम है। ये कोई हलवा नहीं है पर हुआ भी नहीं है, ठीक है।